वहां से आप कैसे आए? रास्ते में बस से आए, टैक्सी से आए या रिक्शे से आए, कैसे आए? अभी तो टेम्पो से आए। टेम्पो से आए थे। वहां से डायरेक्ट टेम्पो आता है यहाँ पे? आते भी रहते हैं। अच्छा, ठीक है। ट्रॉली से डायरेक्ट तो आते अब आप बताइए, यहाँ पे आने का मकसद क्या है? क्या, क्यों आए आप यहाँ पे? क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? क्या परेशानी है आपको? हैं। ये बाबूजी मेरे दर्द है पेट में। पेट में दर्द है? कितने दिनों से दर्द है आपको? ये तो 2-3 महीने से है। 2-3 महीने से। सबसे ज्यादा दर्द कहाँ उठा था आपको? दर्द होता है, लेकिन ये देखो, ये ना, हाँ, ये टाइट है। टाइट रहता है। ये पहले नहीं था। अच्छा, ये कब से हो गया? ये हो गया है 1.5 महीने से। 1.5 महीने से। अच्छा, पहले दर्द उठा या पहले भारीपन सा महसूस हुआ पेट में? दर्द तो होता रहा पहले। दर्द होता रहा। कितने दिन से दर्द होता रहा? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल? 3 महीने हो गए। 3 महीने। पहले दर्द हुआ या पहले पेट में भारीपन आया? दर्द होता है। पहले दर्द होता रहता, उससे पहले भी दर्द था, लेकिन भारीपन अब बाद में आया। ये हर्निया का सबक है। हर्निया भी है आपको? अच्छा, ठीक है। इसी की वजह से दर्द होता है। इसकी यहाँ दर्द होता है या यहाँ दर्द होता है? जैसे मैं पानी वगैरह लगाता गया हूँ। पानी, खेती का काम करते खेती का हैं? काम। ठीक है। तो यहाँ से दर्द उठता, तो यहाँ तक होते फिर यहाँ होने लगता है। अच्छा। और पानी एकदम आता है, सो के जैसे बैठूं तो पानी ऊपर से गिरेगा तो एकदम आवाज करेगा, यहाँ तक आ जाता है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आपकी आंखें पीली लग रही हैं, ये 4-5 दिन। ये कब से है? 4-5 दिन। 4-5 दिन से? उससे पहले नहीं थी पता आपको? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। और इसके साथ कुछ बुखार उखार भी आया था क्या? बुखार तो सर जी रहता है। रहता है बुखार? कब से बुखार है आपको? बुखार ये बुखार तो हो गया होगा 2 महीने, 3 महीने, 15 दिन? 15 दिन। 15 दिन है ना? 15 दिन से बुखार है। सादा बुखार आता है, जाड़ी से आता है, ठंड लगती है? सादा ऐसे नहीं, जाड़ी लगता है। जाड़ा लगता है? नहीं लगता। नहीं लगता। और नहीं, सर्दी होती है, कुछ नहीं। हाँ। बाकी कुछ खाया नहीं जाता, सिर में दर्द, ये सिर को पकड़ लेता। खाया नहीं जाता? तो ये जैसे बुखार आया तो ये सिर को नहीं छोड़ता। अच्छा। सिर पकड़ लेता है तो मैं तेज बुखार होता है, हल्का होता है? नॉर्मल है, ऐसा इतना मतलब तेज नहीं होता है। तेजी सा मान लो कि सर में दर्द होना जाता है? अच्छा अच्छा। तो ये जब पीलिया हुआ उसके बाद से बुखार आने लगा या उससे पहले से बुखार आ रहा था? हल्का हल्का उससे पहले से आने हल्का। और जब और ये पीलिया महसूस हुआ है उसके बाद में बिस्तर से नहीं उठा जाता। अच्छा, जब से पीलिया हुआ उठा नहीं जाता? अच्छा, पेट में कहीं दर्द होता है आपको? हाँ, सारे। किस जगह पे? ये देखो, ये टाइट है थोड़ा, यहाँ से शुरू होता है। ये पेट का दर्द कब से शुरू हुआ आपको? ये तो हो गया होगा 2-1.5 महीना। 2-1.5 महीना। ठीक है। अच्छा, और अब जब से आपको पीलिया हुआ है तो इस जगह पे पेट में कहीं दर्द ज्यादा बढ़ गया है या उतना ही है पहले जैसा था? पीलिया तो आप बता रहे हैं 5-6 दिन से ही है ना? तो जब से आपको पीलिया महसूस हुआ है, इसका दर्द बढ़ गया है पेट का या उतना ही है? उससे थोड़ा सा बढ़ गया है। बढ़ गया है। अच्छा, ये बताइए, टट्टी कैसी होती है आपकी? किस रंग की आती है? टट्टी तो सर जी कुछ खाया नहीं है मैंने। और 1 गिलास पानी नहीं पिया जाता। नहीं, अभी आप 1 हफ्ते में कभी आप टट्टी गए होंगे? हाँ, एक दिन गया हूँ, 1 दिन 2 दिन गया हूँ। हाँ, तो उसमें टट्टी का रंग क्या था, कुछ याद है आपको? मिट्टी कलर का। मिट्टी कलर का? और बिल्कुल भैया जैसी। अच्छा। बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से मटियाला रंग था, मिट्टी का जैसा। पहले तो मटियाला नहीं होता था? नहीं, पहले तो बिल्कुल जैसे नॉर्मल टट्टी आती है, हल्के। 5 मिनट में गया। अच्छा, अभी ये 1 महीने के अंदर ये परेशानी आई? अच्छा, बदन में कोई खुजली वगैरह होती है कहीं पे? कभी ये 2-3 महीने के अंदर कभी खुजाना हो तो पेट पे, हाथ पे? नहीं हुआ। अच्छा, तो अभी आपको हम इसको बताते हैं कि आपने जो मुझे बात बताई है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो 3 महीने से तकरीबन शुरू हुई, ठीक है ना? और उसमें जो है आपको कुछ एक हर्निया है। ये कब से है हर्निया आपका? कैसे पता चला हर्निया है? अल्ट्रासाउंड से? अच्छा, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर तो बोलते हैं कि भाई हम तो इसमें कर नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑपरेशन कराओ या कुछ। गाँव के लोग, गाँव के डॉक्टर को दिखाया, सर्जन को नहीं दिखाया? पहली बार यहाँ आए दिखाने के लिए मेडिकल में? अच्छा, ठीक। ग्लव्स देना, मेरे ग्लव्स। सो देखें, हर्निया की जगह दिखाइए, थोड़ा नीचे करिए, इसको ढीला करिए। नहीं, ये बच्चे चले जाएंगे, आपसे मुझे देखना है बस, ये लोग नहीं देखेंगे। तुम लोग थोड़ा पीछे हट जाओ।
बस उतना ही हिस्सा देखना, ऊपर ऊपर का, अंदर का नहीं देखना कहाँ पे हर्निया बनता है। सो ये पूरा ऐसे ही है। जी जी, अभी तो नहीं, लेकिन ये इतना बड़ा फूल जाता है ना। फूल जाता है। हाँ हाँ। सर्दी का काम। तो ये कितने महीने से चल रहा है ये आपका, ये परेशानी हर्निया वाली? खांसी है, जोर से खांसी करिए। हाँ, खांसी है, बस ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक। तो ये तो दोनों तरफ सूजन है आपके। पहले इधर आई थी, फिर इधर आई। अब इधर आ गई, अच्छा। काम आप नहीं, पैर नीचे रखिए लटका के सीधे। तो आप जो काम करते हैं वो खेती का काम करते हैं, कोई भारी वजन वगैरह उठाना पड़ता है आपको? सर जी, वो तो सब कुछ करना पड़ता है। सब कुछ करना पड़ता है। तो ये पहले कितने महीने से आपको है ये हर्निया? ये तो होगी 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो गया। तो इसके लिए कुछ आपने ऑपरेशन वगैरह की डॉक्टर से बात हुई? हाँ, डॉक्टर ने बोला था। तो आपने क्यों नहीं कराया अभी तक ऑपरेशन? डॉक्टर साहब कुछ आने का भी मेरे साथ कोई लाने के लिए नहीं था। थोड़ा बंद हो जाता, तेल लगा लेता, बंद हो जाता, आराम मिल जाता। अच्छा, ठीक है। तो अब अभी इसमें कोई तकलीफ है हर्निया में, सेवा सूजन आने के? दर्द वर्द तो नहीं होता इसमें? या सेवा आती है, इसमें सूजन होता है, दर्द होता है उसी में से। अभी भी ठंडा पानी पी लो फ्रिज का, और खेती में ठंडी में पानी लगाने लगूं, दूसरा दिन सूजन आ जाएगी। अच्छा, ठीक है, सूज जाता है। फिर वो अपने आप ऊपर चला जाता है या आपको हाथ से ऊपर करना पड़ता है? ले जाते हैं सर जी पकड़ के, हमारे वो बहनों ही आए हैं, वो ले जाते हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ, ओके। सो नाउ फ्रॉम द हिस्ट्री we can understand that he has multiple problems. Initially, the first thing which he had was this hernia. As you know, he is a laborer and he has to do heavy work in the fields. He has to lift up weight and other things. So, initially he says that the swelling was on the right side, and then after some time he had a swelling on the left side also. So now he has a bilateral, as we have seen by cough impulse positive. Of course, complete examination will be done when we do the examination. So this is one aspect of the patient. But he has not come for hernia. He has come for 2 other reasons. One is abdominal pain, swelling and jaundice. So our focus in this class would be mainly the cause of the jaundice and what is his abdominal pathology. So whenever you get a patient, you spend some time by talking to the patient. Normally what happens in the OPD, patient आया, हाँ भाई क्या बात, अच्छा पी गया, लो दवा लिख दी, अच्छा ठीक है, ये पेट में दर्द है, हाथ रख दिया. These types of patient need more attention, 15 to 20 minutes of the doctor's time, which is not available in our OPDs, where the patient load is too high. But if you think that patient needs special care, you have to spend that time in order to make a clinical diagnosis, in order to plan the management. So for this patient, we have taken time, just we want to understand. Otherwise, what will happen? If we had seen it just sitting there without examining, without proper history, we would not know that he has got a hernia. We would not know also whether he's had jaundice. We just put our hand on the abdomen and the diagnosis is made. कि कुछ हो गया, ultrasound करा लो. So my contention is that you as clinicians have to make your own diagnosis. This is important because this will affect the management and it will make you a clinician in the true sense. Otherwise, what is going to happen is you are just writing investigations which an intern can write, or anybody, even a quack can write that, है ना, जो BMS वाले हैं वो भी लिख सकते हैं. तो इन्वेस्टिगेशन लिखना बहुत आसान है, अल्ट्रासाउंड करा लो, CT करा लो, है ना, MRI करा लो. आवर एज अ डॉक्टर, MBBS डॉक्टर का फर्ज बनता है कि उसको बेसिक डायग्नोस्टिक टेक्निक्स आनी चाहिए, और बेसिक डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के लिए हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज इसेंशियल.
अब हमने हिस्ट्री आपके सामने ली है, काफी डिटेल हिस्ट्री ली है, इससे कुछ पॉइंट्स हमारे जहन में आ गए। हिस्ट्री का पर्पस क्या है? हिस्ट्री का पर्पस है टू नो द ऑर्गन ऑफ इन्वॉल्वमेंट। तो इसमें ऑर्गन ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या है आप बताएं? मोस्ट लाइकली ऑर्गन ऑफ इन्वॉल्वमेंट में बी हिपैटो, बिकॉज जब अभी आपने हिस्ट्री पे ही है, जब आप एग्जामिनेशन करेंगे तो आप उसको कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज चूंकि जॉन्डिस है, अपर एब्डोमिनल स्वेलिंग भी दिख रही है और इसको पेन भी है, तो ये तीनों चीज मिला के हिपैटोबिलियरी सिस्टम is the likely site of involvement of the disease. But of course, it has to be confirmed by general examination and systemic examination and the local examination. So these examinations are still there. So now, general examination को आप लोग skip कर देते हैं। skip इसलिए कर देते हैं कि आप समझते हैं कि अभी तो पेट में है, तो let us put our hand on the abdomen. Don't be in a hurry. Take your time. I told you 20 minutes should be given to a patient like this. है ना? तो अब सबसे पहले आपको क्या देखना है? पल्स देखनी है, एंड ही इज फेब्राइल। आप जैसे हाथ छू रहे हो, आप फील करो, उस हाथ को देखो, एंड ही हैज गॉट अ कैनुला इन प्लेस, दैट मीन्स ही इज सिक। जब कैनुला लग गया तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। अच्छा, आप कहाँ भर्ती हुए थे? ये तो रक्षा पोर्टल लगवाया था। कहाँ पे है? कौन से अस्पताल में? ये दीनदयाल में। अच्छा, ठीक। सो ही ऑल्सो विजिटेड अनदर हॉस्पिटल इन द सिटी, दीनदयाल हॉस्पिटल, एंड दे हैव पुट दिस कैनुला। सो दैट मीन्स ही इज नॉट अ नॉर्मल पेशेंट हु कैन कम एंड गो ऑन हिज ओन। ही नीड्स फर्दर इवैल्यूएशन। तो आपने जैसे ही इसका हाथ पकड़ा तो आपको टेम्परेचर लग गया कि फीवर है ना? उसके साथ थोड़ा टैकीकार्डिया भी लग रहा है, बाउंडिंग पल्स भी लग रही है। ये छोटी छोटी बात है। देन यू स्टार्ट फ्रॉम हेड टू टो एग्जामिनेशन। ऑफ कोर्स वाइटल साइंस कौन कौन से होते हैं? 4 वाइटल साइंस होते हैं: पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट। तो आप इसका रेस्पिरेटरी रेट देखें, आप काउंट करो 1 मिनट तक रेस्पिरेटरी रेट, और टेम्परेचर थर्मामीटर से हम लोग ले लेंगे, ब्लड प्रेशर भी चेक करना होगा, है ना? और सर जी, हाँ, ये पानी नहीं लेता, अंदर से सूखा पलटी आता है। हाँ, तो ये गले में पता नहीं कब यहाँ लग गया है। हाँ, क्या बात है, वो नीचे को नहीं पड़ा। ठीक है। ओके, बाद हेड टू टो एग्जामिनेशन। हेड टू टो एग्जामिनेशन में यू स्टार्ट विथ इक्ट्रस। नीचे देखिए, नीचे देखिए, पैर की तरफ देखिए, पैर की तरफ देखो, नीचे पैर को देखो, ये पैर उधर देखो, हाँ देखो देखो नीचे पैर, तुम पैर की तरफ देखो। अरे आप पैर को देखो ना अपने। मैं इधर ही देख रहा हूँ। नहीं, आप ऊपर क्यों कर रहे हो? नीचे देखो, नीचे। हाँ, यू सी बल्बर कंजक्टिवा इज येलो, है ना? डार्क येलो है। एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन द बल्बर कंजक्टिवा इज येलो, यू कैन नॉट सी फॉर पैलर because there are 2 colors, they cannot be seen. A dominant color is seen, so the dominant color is yellow, so that means he is jaundiced. We don't know whether he is anemic or not by seeing the palpebral conjunctiva. After that, you would like to palpate for the lymph nodes, and especially the left supraclavicular lymph node, है ना? So there is no left supraclavicular lymph node, and there are no other lymph node enlargement. We will also see for axillary lymph nodes. Phone बंद करो. So then you will see for clubbing, cholinekia, palmar erythema. ठीक है? That's not there. ठीक है? Only, and finally you will see for pedal edema and sacral edema. Pedal edema, we will at the dorsum of the foot for 30 seconds we press and you wait for the result. There is some pitting,
लग रहा है? ये रुक जाओ, इस तरफ करते हैं। थोड़ा सा है ना? हाँ ठीक है, चलो। So now in general examination we have found that he has got moderate icterus, febrile with tachycardia, and there is mild pedal edema. Other signs are not present. So now we conclude in the general examination he is jaundiced, probably anemic because pedal edema is there, and he is febrile. ठीक है? So now this febrile, if you join with jaundice, then we have to think of causes which can cause fever with jaundice. So fever with jaundice, commonest cause hepatitis. It can be viral, है ना? It can be bacterial, it can be parasitic. Plus, jaundice can be also because of biliary tract disease. So in that case, the cause may be ascending cholangitis with chills and बुखार आता है जाड़े से, ठंड लगती है। बुखार जब आता है, तेज बुखार आता है तो जाड़ा भी लगता है। जाड़ा नहीं डॉक्टर साहब, गर्मी हो जाती है और भीगा कपड़ा अभी रखा है यहाँ। अच्छा, रखना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। So now we know that he has got fever, he has got jaundice, and he has got edema. Now come to the abdominal examination. Now abdominal examination में आपको 3 headings में करना होता है: inspection, palpation, percussion, auscultation, और चौथी चीज, 5वीं चीज जो है वो per rectal and per vaginal examination. That is also part of the general examination, abdominal examination. तो आप inspection करोगे तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है कि पहले तो abdomen is not of normal shape. There is fullness in the right upper abdomen, and you can see the umbilicus also. Focus here. The umbilicus is a bit transversely stretched, and there is a bulge in the umbilical opening. So the most of the swelling is in the upper abdomen, mainly on the right side, and there is yellowish tinge of the skin. Yellowish hue is there, mainly in the upper abdomen, not in the lower abdomen. अब खांसी करिए एक बार. You see there is a hernia also in the umbilical area. This bulge which was there, it is also, there is cough impulses positive. And we have already seen that he has got 2 hernial orifices which are not patent in the lower abdomen, that is inguinal hernia. So he already has 2 inguinal hernia, and there is also a small umbilical hernia in this case. So that is, and all the quadrants are moving with respiration. There is no visible peristalsis, no visible pulsation, no scratch marks. That is important in case of jaundice, because itching is one of the component of obstructive jaundice. So then now we go to the palpation. So palpation, you generally start from the opposite quadrant where the disease is, suspected lesion is in the upper abdomen right side. Yeah, ये तो belt का है, कुछ नहीं. So now we will put our hand on the opposite side. अब पेट देख रहे हैं तुम्हारा, है ना? घबराने की कोई बात नहीं है, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें बीमारी क्या है. ठीक है ना? ठीक है. ये जो है राइट लेफ्ट इलियक फोसा है, ये लेफ्ट लंबर रीजन है, ठीक है, और ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है. यहाँ भी कुछ फुलनेस लग रही है. यहाँ पे सुप्रापिविक रीजन है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर हो सकता है अगर फुल हो, वो है नहीं. ये सीकम होगा, अपेंडिक्स का एरिया है, थोड़ा सा विंस कर रहा है पेशेंट, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा इन्फ्लेम्ड हो कुछ. एंड दिस इज गोइंग अप, यही है. एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी कैन feel a hard mass as I am tracing the abdomen. This hard mass is right up to this area. From this is probably the left lobe. This is the left lobe. And can I have a pen? Can somebody give me a pen? एक थोड़ा देख रहे हैं तुम्हारे निशान लगा के कि कहाँ से कहाँ तक तुम्हारी प्रॉब्लम है ना.
ये पूरा नाभि तक। हाँ, नाभि तक वो जो हर्निया बन रहा है ना, वो भी उसी में इंक्लूडेड है, नाभि तक जुड़ा हुआ है। हाँ। ये कॉस्टल मार्जिन है। So what you see is there is a huge swelling in the upper abdomen, which is tender. You see, when I'm touching it, he is having pain, and it is feeling firm to hard in consistency. And when I put my hand and ask him to take a deep breath, you see what will happen. सांस लीजिए, लंबी सांस. The swelling is coming and striking my fingers. So this is the whole system is completely involved, and you can see that the left lobe as well as the right lobe of the liver is enlarged below the costal margin. Now the question is whether we are dealing with a visceroptosis or hepatomegaly. What is visceroptosis? Descent of the organs, which is a physiological condition, and hepatomegaly is a pathological condition. To know that, we have to do what? Percussion, to see the extent of the liver. And so we will start. This is the xiphoid sternal notch, and this is the xiphoid process, and this is the second rib. So this is the first, this is the second intercostal space. So now we will percuss. यहाँ से डॉक्टर साहब बाबा एक मिनट रुको, देखने दीजिए मुझे. This is the second, this is the third, this is the fourth. तो अभी सब में डलनेस ही चल रही है. यहाँ रेजोनेंट है, यहाँ से थोड़ा डलनेस स्टार्ट हो गई. दैट इज इन द थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस. ये कंप्लीटली डल है, ये भी डल है, ये भी डल है. And now tenderness is starting because now we are going below the costal margin. I will not percuss it, but you see it's very tender. So that means the location of the liver starts somewhere here at the nipple, and if you measure it, the क्या कहलाता है ये? स्केल कहाँ है? स्केल लाओ. This distance should be how many centimeters? 11, 9 to 11 centimeters. तो अगर 9 to 11 centimeters है तो liver span is normal. If it is beyond that, that means it is enlarged. So that will solve the issue of whether we are dealing with a visceroptosis or we are dealing with a hepatomegaly. स्केल लाए हैं? पहले से रखना चाहिए ना. ठीक है. So but obviously you can see more than 20 centimeters लग रहा है ये, है ना? So huge enlargement of the liver is there, and it is also tender. So now this points towards a pathology in which the liver is primarily involved, and along with that there is jaundice. So now what are the causes of huge enlargement of the liver? If it is also tender, then there are many causes, but in this particular case, because of his age and the symptoms, the most common cause could be either primary malignancy of the liver or a secondary malignancy. Secondaries are more common compared to primary. So you have to think of the sites from which the primary can come.
The primary, most probably GI tract is the most common cause, stomach, colon. So this was our primary percussion point from where there was resonance. And if you see, it is around 25 centimeters. 25 centimeters. And of course, transversely there is no need because the whole anatomy of the liver is displayed here. So liver span is 25 centimeters, which is more than double the size of the liver, which is 11 to 12 centimeters. So 12 into 2, 24. So almost double the size of this. So there is a huge hepatomegaly. At the same time, you have to confirm whether spleen is enlarged or not. तो उसके लिए सांस लीजिए. यहाँ पे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन, थोड़ा सा मेरी तरफ करवट ले लीजिए, मेरी तरफ करवट ले लीजिए, बस ठीक है. अब सांस लीजिए. This is how you palpate the spleen. You put your hand at the 9th, 10th, 11th rib, and this hand starts from here, from the umbilicus, goes towards the medial side up to the costal margin, and ask him to take a deep breath. If there is anything, it will enlarge. The spleen enlarges like this, and liver enlarges downwards, as you have seen. तो आपको यहाँ से शुरू करना है. सांस लीजिए, and with each breath you advance forward. सांस लीजिए और सांस लीजिए. Now we are at the costal margin. Spleen is not palpable. For spleen to be palpable, how much it should be enlarged? 2 to 3 times the size of the spleen. If it is double the size, more than 2 times, then only spleen will be palpable. A small enlargement of spleen will not be palpable to the examining finger. So spleen clinically is not palpable. Liver hugely enlarged. Patient is jaundiced and he has got a hernia. So now you summarize. So with these findings, what else? What examination more is needed is a PR examination. Why PR examination? Of course, auscultation करके देखते हैं. Now stethoscope है किसी के पास? Auscultation would be normal, so we may or we may not do it. And also we want to find out whether there is free fluid in the abdomen. Is tender, so we will not do it. But one thing is sure, that he has got a huge liver enlargement. So with these findings, of course, we would not like to do a PR also. We are already late. So now our impression from the history, and he's got fever. So normally secondaries, they are afebrile. Unless and until they get infected. So bowel sounds are normal, so forget about it. So now we have 3 or 4 important things. First, patient has a history of abdominal pain, patient has history of jaundice, and patient has 2 hernias for a long time, and on examination there is fever and the liver is enlarged, but it feels hard in consistency. So hard liver is generally secondaries or primary. But since he has fever, we have to see what is the cause of fever. Generally, fever with jaundice indicates a hepatocellular disease like viral hepatitis, serum hepatitis, or any hepatitis, even liver abscess. But those signs will be different. Liver will not be palpable or hard in consistency, and it will be not such a huge enlargement of the liver. So now how do you explain the jaundice and fever? In this case, we can say there is ascending cholangitis. What is Charcot's triad? Intermittent fever. Intermittent fever, intermittent jaundice. So we are not sure whether this jaundice is intermittent. Pain, of course, is intermittent, and fever is also there. So 2 of them are third, we are not sure. So this could be correlated with the cholangitis. So he probably has a primary or a secondary malignancy of the liver with cholangitis.
This is our clinical diagnosis with a bilateral inguinal hernia and a small umbilical hernia. Okay? So this is how we analyze the case, but we definitely like to do a PR examination. Why? Because colorectal malignancy is very common. All GI malignancies cause primary disease, which will go into the liver as a secondaries. So he needs a lot of investigations to confirm our diagnosis. First, whether it is a hepatomegaly because of a primary disease or a secondary disease. If it is a secondary disease, then what is the site of the primary? So for that, you need to do a PR examination, you have to do a colonoscopy, you have to do a upper GI endoscopy, you have to do a CT scan, you have to do chest X-ray, you have to do chest CT if needed. And then once you get the diagnosis, then you will proceed with the management. Now, presently, what is the management? Presently, he has two problems. He has got pain, he has got fever, he has got jaundice. So he needs to be admitted, first of all, and all the basic investigations like liver function test, CBC, and all C-reactive protein, and of course tumor markers, all that can be sent, and he needs an ultrasonography. Ultrasonography will solve a lot of problems. It will show whether liver is diseased, non-diseased, or if it is diseased, it's a primary or a secondary or something else. It will also show the gallbladder with gallstones or biliary tract disease, because ascending cholangitis should initiate from the biliary channels. So if there's a small stone in the gallbladder, it can go to common bile duct. From there, infection can occur, and that could be there. So you need to have a ultrasound as early as possible to locate the site of the disease. And if the disease is secondaries, probably we only can do palliation in this case. So can it be a liver abscess? लिवर एब्सेस में जॉन्डिस आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, वो भी इतने सीवियर जॉन्डिस। सेकेंडरी टू ascending cholangitis, जो जॉन्डिस होती है लिवर एब्सेस में, और जो लिवर एब्सेस होता है दो तरह के लिवर, अमीबिक होता है और पायजेनिक होता है। तो पायजेनिक लिवर एब्सेस सब मल्टीपल एब्सेस होते हैं, और अमीबिक लिवर एब्सेस सिंगल एब्सेस कैविटी होती है। तो उस केस में आपको एक जगह स्वेलिंग मिलेगी। ये तो पूरा लिवर ही इलाज है। तो पूरा लिवर इलाज होने का मतलब है कि इट इज नॉट अ केस ऑफ नाइदर अमीबिक लिवर एब्सेस और पायजेनिक लिवर एब्सेस। बट ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू, एज ऑफ नाउ, since his symptoms are acute, that is fever है, jaundice है, pain है, तो you will keep that possibility as a possibility, but the tenderness, hepatomegaly, age of the patient, and to the symptoms, duration of symptoms, all point towards a secondary malignancy. also from the heart. A heart inconsist. That's what it consists. So you have to take the whole clinical picture into diagnosis. It's not just one symptom कि jaundice हो गया, fever हो गया और hernia हो गया, ये नहीं है। आपको इन totality देखना है कि इन totality हम इसकी क्या diagnosis बनाते हैं। तो इसकी totality में जो सबसे common diagnosis बन रही है वो secondary liver है। लेकिन इसके साथ चूंकि jaundice भी है, fever भी है, तो आपको ये देखना है कि ये acute symptoms कहाँ से आ रहे हैं, whether it is ascending cholangitis or it is a secondary infected liver. So all that has to be kept into the diagnosis. इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा तो मैलिग्नेंसी कोई भी होगी, इंट्राहेपेटिक एक्स्ट्राहेपेटिक कोई चीज नहीं, कोलेंज वही तो कहते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इज, सेकेंडरीज इज मोर कॉमन। 80 अगर 100 के स्केल पे आप लेंगे तो 80% इट इज सेकेंडरीज एंड 20% इट इज प्राइमरी। सो जैसे कि प्राइमरी कोलोरेक्टल हो सकता है, उसकी वजह से ये सेकेंडरी हो रहा हो। नहीं, अब जब पहले आपको लिवर का बताना है कि पहले तो इज इट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मैलिग्नेंसी और नॉन मैलिग्नेंसी। अगर मैलिग्नेंसी है तो प्राइमरी है या सेकेंडरी है। अगर प्राइमरी है तो हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा होगा, कोलेंजियोकार्सिनोमा होगा, ठीक है। अगर सेकेंडरीज है तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ साइट्स। इनफैक्ट एवरी मैलिग्नेंसी, ब्रेस्ट से लेके कोलन तक सब जो है लिवर में जाते हैं, और वहां पे सेकेंडरीज बन सकती है। एक सेकेंडरी, 2 सेकेंडरी, 3 सेकेंडरी, मल्टीपल सेकेंडरीज हो सकती है। लंग्स कैंसर, well, you have to scan the whole body to know where is the primary. So once you get the primary, your treatment would be based on that, whether you can eliminate the primary, or if that is not cannot be managed, then only secondaries. And secondaries may be at this stage
Palliation is the only answer. Thank you.